वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आप लोगों की बातें ख़त्म हो गई हो तो हम क्लास की शुरुआत कर सकते हैं। चैप्टर का नाम लिख लिया जाए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चैप्टर नंबर कौन सा है? 12। ऐसा बच्चा पार्टी बता रही है। चैप्टर नंबर है 12, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी। बहुत ही निहायत ही आसान चैप्टर है। केमिस्ट्री में भी आप इसे पढ़ चुके हैं। हम सिर्फ इसको वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। पढ़ने जैसा इसमें कुछ है नहीं। कहाँ गायब रहते हो तुम? हैं? हाथ दिखाना जरा, हाथ दिखाना। हाथ पीले तो नहीं हुए तुम्हारे हाथ अभी? इतने दिन की छुट्टी पे जाने की क्या जरूरत थी? घर सुना है क्या? तुम इतना नोटिस नहीं करना होता है। शुरुआत करते हैं। अरे बोलें, आदेश है। वो क्लॉसियस और मैक्सवेल ने मिलकर इस चैप्टर का निर्माण किया है। रुडोल्फ क्लॉसियस और जेम्स मैक्सवेल, इन लोगों ने लगभग 1880 के आसपास इस पूरे चैप्टर के बारे में बात करी। मतलब गैसेस के नेचर के बारे में बात करी कि गैसेस किस तरीके से बिहेव करती हैं। आइडियल गैस के अगर कंडीशन रखनी है तो क्या आइडियल गैस की कंडीशन रखी जाए। अगर एक कमरे में आइडियल गैस बंद है तो उसकी वॉल पे किस तरीके से प्रेशर लगा रही होगी। हम गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो उनकी स्पीड को किस तरीके से गवर्न किया जाएगा। हम उनकी अगर कोई भी टेम्परेचर नहीं हमने दिया है तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो जीरो क्यों होगी। इन सारे प्रश्नों का उत्तर इन दोनों लोगों ने मिलकर दिया, जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं वैसे तो सब कुछ, जानते कि नहीं जानते? रेहान, उठो उठो बेटा, सुबह हो गई, चलो स्कूल जाना है, सोना नहीं है। मुंह धुल के आ जाओ। हैं? क्यों? तो नींद क्यों आ रही है? नशा वशा? अच्छा, भांग वांग? अच्छा, फिर छोले छोले भटूरे, छोले भटूरे के बाद इन्होंने छाछ पी लिया, फिर तो नशा बनता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ी थोड़ी बातें लिखना शुरू करें। मैथ्स में वही आ रहा है जो आप नहीं जानती हैं। हाँ, लिखें। मैं इनके जो माई बाप है उनके बारे में नहीं लिखना चाहता, क्लॉसियस और मैक्सवेल के बारे में। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन, चैप्टर की शुरुआत है। दिस थ्योरी दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन following assumptions. This theory is based on following assumptions. Regarding the motion of molecules and the nature of gas. Regarding the motion of molecules and nature of gases. तो छोटी सेटिंग डाल देंगे, बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। कोई पूछे केटीजी में क्या क्या है तो ये सब बातें लिख देना। और अजम्पशन भर भर के हैं। कॉलिजन के बारे में भी एजम्पशन है, एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे उसके बारे में भी एजम्पशन है। तो ये पूरा चैप्टर एक आइडियल चैप्टर है, ठीक है। तो लिख लेंगे, एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। एवरी गैस, इस हेडिंग के अंदर लिखना, एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स known as molecules. Known as molecules. The molecules of a given gas, the molecules of the given gas
are all identical, are all identical, but are different than those of another gas, but are different than those of another gas. The molecules of a gas are identical, spherical, rigid. The molecules of a gas are identical, spherical, rigid, and perfectly elastic point masses. Are perfectly elastic point masses. Perfectly elastic point masses. The size is negligible. The size is negligible. The size is negligible in comparison to intermolecular distance. Is negligible in comparison to intermolecular distance. कितनी होती है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस? 10 एंगस्ट्रॉम. इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है 10 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁹ मीटर. टेन एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 10⁻⁻9 मीटर. अगला assumptions हेडिंग. सारे assumption लिखेंगे. सबसे पहले assumption होंगे मोशन के बारे में, कि आखिर मॉलिक्यूल्स चलते कैसे हैं. Molecules of a gas keeps on moving randomly. Molecules of a gas keeps on moving randomly in all possible directions. In all possible directions. In all possible directions. All possible direction. In all possible direction. Next. छी छी छी. एनसीईआरटी में चैप्टर बहुत ही गंदा क्यों दिया है इतना? ऐसे नहीं देना चाहिए, ऐसी गंदी बात होती है. कौन? क्या होगा क्या होगा क्या होगा? ओके चलो कोई बात नहीं, आगे लिखेंगे. Speed of molecules lies between 0 to infinity. Speed of molecules lie between 0 to infinity. अगली लाइन स्टार मार्क करके लिखते ना. The maximum number of molecules having the velocity
दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, या दैट स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दीदी छी छी, हाँ मुद्दे की बात नहीं समझे। एक कंटेनर के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 में से कुछ की स्पीड 0 है, कुछ की स्पीड 10 है, कुछ की स्पीड 20 है, कुछ ऐसे हैं लगभग 30 से लेके 35 तक जिनकी स्पीड है 1,00,000 मीटर पर सेकेंड। तो उस कंटेनर में अगर तुम कोई भी एक मॉलिक्यूल उठाओगे तो किसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? 1,00,000 वाली, क्योंकि उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो स्पीड को कैरी कर रहे हैं वो स्पीड को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। समझे बात को? तो इसकी जो वैल्यू है वो तो मैं लिखाऊंगा ही आगे, अभी सिर्फ इतना लिख लो। द स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नेक्स्ट, नहीं मैक्सिमम स्पीड मोस्ट प्रोबेबल नहीं होती। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो मोस्ट प्रोबेबल है। अलग अलग चीज़ें हैं ना, हो सकता है उससे ज़्यादा स्पीड के भी मॉलिक्यूल्स हों लेकिन उनकी संख्या कम हो, तो उसे मोस्ट प्रोबेबल थोड़ी बोलेंगे। हम डायरेक्शन के बारे में कभी बात नहीं करने वाले अभी, क्योंकि हम एक ऐसे इक्विलिब्रियम में हैं जहाँ पर हमने थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वो सारे के सारे रैंडमली मूव कर रहे हैं। हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा नहीं रखा है, रैंडमली मूव करेंगे तो उनकी हमेशा एवरेज वेलोसिटी 0 ही आएगी। मतलब ये इस तरीके की बात है। अब तुम अभी समझना चाहते हो तो अभी समझ लो। ये जैसे कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल है, इसके मोशन को ऑब्जर्व करो, यहाँ गया यहाँ गया, यहाँ टकरा के अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए इस तरीके से मूव करते हुए जा रहा है और कुछ देर के बाद यहीं पे आ जाएगा। तो अब मैं इसका डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो इसके बारे में, स्पीड के बारे में मैं क्या बोलूँगा? तो मैं बोलूँगा इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 है, बट एवरेज स्पीड 0 नहीं। ठीक है, तो वो मोशन रैंडम होता है, इसीलिए लिखा है रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन के केस में एवरेज वेलोसिटी 0 होगी बट एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी। तो तुम इस चैप्टर में एक तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, और भी चीज़ें पढ़ोगे। क्या नाम है तुम्हारा? मैं भूल गया, बहुत दिन बाद आई हो ना। चैप्टर खत्म हो गया, याद है तुम्हें? देवी का नाम है ना तुम्हारा? नहीं, मन की आवाज़ प्रतिज्ञा। अच्छा, अनुषा नाम है तुम्हारा। ये क्या हुआ? आज मेरे पिया घर आएंगे। आ गए क्या? तुम उठ के क्यों गई वहां पे? अब तो तुम एसी के और सामने हो। ये आर्ग्यूमेंट मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। किसको? नहीं, मुझे गर्मी लग रही है। पीछे देखो लड़कों को, इधर इनको देखो, तुम्हें गर्मी लग रही है? देखा, नौटंकी। तो हम कहाँ तक पहुँच गए? नेक्स्ट लिख लेंगे। collision between molecules collision between molecules and with walls of container is perfectly elastic perfectly elastic मतलब coefficient of restitution कितना रहा होगा? 1, मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी। ओके,
इसका मतलब ये हो गया कि पहले और बाद में इसमें जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। आगे वाली बेंच पे बैठने ज़्यादा समझ में आता है क्या? नेक्स्ट, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव force acts between gas molecules. Gravitational attraction is negligible due to negligible masses of molecules. Gravitational attraction is negligible due to negligible masses of gas molecules. Gas density in container is uniform. Next point, gas density in container is uniform. Gas density is in container is uniform. ठीक है जी, क्या है मुझे नहीं याद। हाँ, नेग्लिजिबल मासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखी जाए, मीन फ्री पाथ। बेटा गौर से सुन ले, कुछ याद नहीं रहेगा है ना, पेपर में भी तो लिखना है। ये हेडिंग लिखना है, मीन फ्री पाथ, ब्रैकेट में लिख देना लैम्डा एम, इसका नोटेशन होता है लैम्डा एम। मीन फ्री पाथ, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल between two successive collisions, average distance traveled by a molecule between two successive collisions is called mean free path. Is called mean free path. Next, pressure exerted by gas in all direction is equal. Pressure exerted by gas in all direction is equal. चलो भाई, थ्योरी समाप्त होती है, बधाई हो आप सभी को। ठीक है, अब फॉर्मूले वाली चीज़ शुरू होती है। हेडिंग लिखी जाए, एवरेज वेलोसिटी। इतना सड़ेला मुंह मत बनाएगा। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, दोनों में समझ लेते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी एवरेज लिखने का एक तरीका ये है कि आप वी एवरेज लिख दीजिए, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ये जितने भी आइडियल गैस के अपन ने ये अजम्पशन लिखे हैं ना, ये अजम्पशन वैलिडी तभी है कि जब एक कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स अच्छे खासे हों। अच्छे खासे हों मतलब एवोगैड्रो नंबर के कंपेरेबल हो, मतलब 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो एक कंटेनर के अंदर, तभी अपन बात कर पाएंगे। मान लो एक मॉलिक्यूल लेके तुम कंटेनर में डाल दो, तो फिर कहाँ इक्वल प्रेशर लगेगा, कहाँ उसकी वेलोसिटी तुम्हें सारी मिलेंगी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत होने चाहिए, तभी अपन ये सारे अजम्पशन की बात कर पाएंगे। खैर, अपन बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो हमको पता है कि ये सब रैंडम मोशन है। अब ये एक का अगर मैं मोशन दिखा रहा हूँ, तो एक का मोशन कहीं से टकरा के कुछ भी हो सकता है, दीवार पर टकराया, फिर इधर आया, फिर इस मॉलिक्यूल से टकराया और वापस यहीं आ गया। तो इस पूरे मोशन के दौरान एक चीज़ होने वाली है कि इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट होने वाला नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर कोई मॉलिक्यूल का पूछे तो वो कितना हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी कितनी हो जाएगी, 0। तो इस बात का ध्यान रखिए, लिख लो, हो गया, इतना ही बताना। हेलो आनंदी, सॉरी क्या, गुड मॉर्निंग। मेरे को देखते देखते क्यों सोएगी भाई, मेरी शकल में ऐसे कोई वो ट्रांसमीटर थोड़ी लगे हैं, ऐसे देख के सो जाएगा कोई भी। सरदार जी तो आज सो नहीं रहे होंगे।
मतलब आप स्कूल से कुछ मादक पदार्थ लेके आते हैं तभी आप सो पाते हैं। स्टेप एक्स क्या होता है? 9th और 11th की एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, उसमें क्या पढ़ाते हैं? अच्छा, इनके ना एक बार कुछ दो। चलिए, नेक्स्ट। आप इसको मैथमेटिकली भी लिख चाहें तो मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, मैंने तो आपको डायरेक्टली बोल दिया। जैसे एक कॉलिजन के बाद इसकी स्पीड v1 है ना, दूसरे कॉलिजन के बाद कितनी हो गई v2, वेलोसिटी सॉरी, तीसरे कॉलिजन के बाद v3, ऐसी n नंबर ऑफ कॉलिजन हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी vn डिवाइडेड बाई n, यही तो होगी ना एवरेज वेलोसिटी। तो ये 0 लिखिए, मतलब कैसे भी लिख लो, मैंने तो समझाने के लिए बोल दिया था डायरेक्टली। ओके, चलिए आगे लिखिए। RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, RMS स्पीड लिखाया है रूट मीन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, VRMS का फॉर्मूला। केमिस्ट्री में क्या याद किया है तुमने? पढ़ा ही नहीं है? ये तो बड़ी खतरनाक बात है, हट गया क्या केमिस्ट्री से? KTG ही है नाम। होता है बेटा, होता है कभी कभी। ठीक है, सब कुछ तो पता ही है तुम्हें। रो क्या होगी? डेंसिटी। डेंसिटी गैस की होगी है ना, कंटेनर के अंदर। तो ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। √3p/ρ, √3RT/mw, √3kT/m। √3 की वैल्यू होती है 1.73। नहीं याद है क्या तुम लोगों को? फॉर्मूला नहीं याद है। नेक्स्ट। सर रुक जाएं, रुक गए भाई। बोल लो, तुम भी बोल लो। हाँ हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, ये PV=nRT से ही मैंने सारे स्विच किए हैं इधर उधर। कहाँ पे? कहाँ n है? अरे जब एवरेज निकालेगा तो n उड़ जाएगा ना, रूट मीन, तो मीन में n उड़ जाएगा। बोले बालक, फॉर्मूले लिखा है बस, डेरिवेशन थोड़ी लिखा है। अगली हेडिंग लिखी जाए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और मीन स्पीड के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, लिख लेना। ओके, अनुषा स्कूल से आ रही है सीधा, खाना वाना खाया कुछ? भूख लग रही होगी अब। क्या खा के आई थी? हाँ, कैंटीन से क्या मिलता है? गंदे समोसे, फ्राइड समोसे मिलते हैं, एयर फ्राइड। अच्छा, फ्राइज मिलती हैं, समोसा नहीं मिलता है। क्या मिलता है आपकी कैंटीन में?
छोले भटूरे मिलते हैं। आपने हेडिंग लिखी ली होगी, एवरेज स्पीड या मीन स्पीड। एवरेज स्पीड या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, मीन स्पीड। अरे इसको इधर रख दो यार, तुमको अच्छा नहीं लग रहा होगा, यहाँ रख दो। हाँ, तो फॉर्मूला सारे यही रहेंगे, बस इसमें एक चीज़ चेंज हो जाएगी। ये मिटा दूँ सब? क्यों मिटाना है, इतनी मेहनत से तो लिखा है। नहीं पे लिख देते हैं, वी मीन या फिर वी एवरेज, जो भी लिखना चाहो। वी मीन या फिर दूसरा नाम क्या बताया था, वी एवरेज। ध्यान रखना ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है, क्या है, एवरेज स्पीड। तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है √8/पाई पी बाई रो, 8/पाई RT/MW, √8/पाई KT/M, और इसकी वैल्यू होती है 1.59 √KT/M। ठीक है जी। नेक्स्ट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMP, मोस्ट प्रोबेबल। तो बस यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहता है कि नहीं। और VRMS तुमने क्या निकाला था, 3000 में, है ना। √3p/रो, एंड बाकी सब 333 था, और यहाँ पर 3 की जगह आ जाएगा 1.73 √KT/M। यही है ना। तो कोई भी एक गैस के लिए हमेशा कौन सी स्पीड ज़्यादा होगी, VRMS सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद क्या होगी, V एवरेज स्पीड, और फिर क्या होगी, V मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है ना। तो ये ऑर्डर लिख लेना। किसी भी गैस के लिए चेंज नहीं हो सकता, मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि V एवरेज ज़्यादा हो जाए VRMS से, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं। तो ये कभी भी, मतलब ये हमेशा वैलिड रहेगा। मत कर लाला, मत कर लाला। नेक्स्ट लिख दो, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, मैं मुंडी उठा लूँ। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, गामा p/रो √गामा RT/MW √गामा KT/M। ये यूज़ नहीं आएगा, और बाकी इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। गामा सबसे कम होता है, तो अगर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं तो यहाँ सबसे कॉर्नर में आ जाएगा गामा। गामा बोल रहे हैं, V वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो सबसे कम हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। इस डब्बे में ये जरूर लिख लेना ऑलवेज, वरना तुम कहो कि कुछ लोचा हो जाएगा। ये कभी कोई लोचा होने वाला नहीं है, ये हमेशा यही रहने वाला है। ऑर्डर, क्या कभी RMS एवरेज के बराबर हो सकती है, नहीं। क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड कभी V एवरेज के बराबर हो सकती है, नहीं। कोई भी दो चीज इसमें कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती हैं। ठीक है मित्र, चलो फिर।
जरा एक आध चीज़ अपने मन से लिख लो। वी एवरेज, वी आर एम एस अपॉन वी एम पी बताओ कितना हो रहा है। वी आर एम एस अपॉन वी एम पी, एम पी, अरे मोस्ट प्रोबेबल, अरे वी आर एम एस अपॉन वी एम पी, ना 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 ऐसे ना बताओ, √3/2 बोल लो। वी आर एम एस अपॉन वी एम पी, तो वी आर एम एस अपॉन वी एम पी में अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, वी आर एम एस अपॉन वी एम पी। तो कोई ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, √3/2 है कि नहीं। अगर कोई बोले कि नहीं मुझे वी साउंड अपॉन वी एम पी चाहिए तो √γ/2, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। ओके ठीक है। नेक्स्ट, expression for pressure of an ideal gas। ये डेरिवेशन तुम्हारे काम का है भी कि नहीं तुम्हारे इसमें तो मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, एसी क्या तेज कर दूं, ठंडी लग रही, अच्छा बंद कर दूं। तुम लोग कैसे हो, 26 कर देता हूँ। भाई नाक बह रही है ना, कोल्ड हो रहा है कि नाक बह रही है, दोनों हो रहा है ना, एकदम ऐसे लिक्विड की तरह। रनी नोज, कैसे डॉक्टर बनोगी, नाक बह रही है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, अब कैसे 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 समझाएगी तू। तो पेशेंट तो कंफर्टेबली ही बता रहा है अपनी चीजें। तो एक चीज का ध्यान रखना, शुरू के 1 साल ना जो पोस्टिंग ना एकदम रूरल एरिया में होती है, 1 साल तो मस्त मजा आएगा उसमें। ठीक है भाई, अपने को क्या है, अपने को तो फैक्ट्री संभालनी है। आप लोग अगर अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी को देखेंगे, आप लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी को देखने के लिए। गंदे बच्चों, मैं आपको स्पेसिफिक हीट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सुन लो वापस से नहीं बताऊंगा। स्पेसिफिक हीट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो मैं वापस चैप्टर में लिखाने वाला नहीं हूँ, है ना। अपन सीधा क्वेश्चन पे कूदेंगे, तो मैं उससे लिखाऊंगा नहीं। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को क्या क्या नहीं आता है, आता तो खैर तुम्हें कुछ भी नहीं है। मैं वो पूछ रहा था कि तुम्हें डेरिवेशन कराना है कि नहीं कराना है। आपके विद्यालय में क्या कराया गया है, विद्यालय में, विद्यालय में यह अध्याय अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, द्रव अवस्था समाप्त नहीं हुई। आज ब्लू है, पानी पानी कर रहे हैं। आप लोगों के स्कूल में ये चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ, ये सारे लॉज वगैरह पढ़ाए। हाँ, नाइस, ये मैं भी ऐसे ही करता हूँ, चैप्टर पूरा होता है इसकी मार दो ऐसे।
खैर मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल में कराए नहीं कराए डेरिवेशन, मैं करा रहा हूँ। जिसके में ज़रूरत पड़ेगी यूज़ हो जाएगा, जिसके में नहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं यूज़ होगा, सिंपल ना लोड कर लेना। तो अपन ने जैसे हेडिंग तो लिख ही ली है, हेडिंग क्या लिख ली है, प्रेशर वाली ना। किसी भी कंटेनर के अंदर प्रेशर कैसे लग रहा होगा, तो जैसे मेरे पास सपोज करो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एक कंटेनर के अंदर ऐसे बंद होंगे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये दीवार पे जाके अगर टकराएंगे तो इसकी वॉल्स पे कुछ प्रेशर लगाएंगे, तो हमें बाकी प्रेशर के बारे में तो पूरा आइडिया है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, हम चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करके काम निकाल लेंगे। बट प्रॉब्लम है उससे पहले की। प्रॉब्लम यह है कि हम अगर एक की स्पीड को v1 मानते हैं, दूसरे की स्पीड को v2 मानते हैं, तीसरे की स्पीड को v3 मानते हैं, तो ऐसे मेरे पास n स्पीड आ जाएंगी vn करके। हाँ है ना। अब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि फॉर वन मॉलिक्यूल, कोई भी एक रैंडम मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूँ मैं, अगर उसकी स्पीड को लिखना चाहूँ तो उसकी स्पीड को x में, y में और x, y और z, इन तीनों में मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ। अब ये सिंस ये पूरा रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन होने की वजह से मैं ऐसा बोल दूंगा कि यार x, y और z के जो कंपोनेंट्स होंगे इसकी स्पीड के, ये तीनों बराबर ही होंगे। अगर ये तीनों बराबर हैं तो उस केस में v कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इतनी बात चमक गई। तो ये तो दोनों बराबर ही हैं, ये तो मैंने यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। ये अगर बराबर हैं तो v को मैं ऐसा लिख सकता हूँ अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा रूट 3 टाइम वी एक्स। ये मुझे v पता चल गया, ये मुझे रिलेशन पता चल गया v और वी एक्स का। एक मॉलिक्यूल की एक जनरल स्पीड v मान ली और उसका x, y, z इन तीनों में मैंने स्पीड तीनों इक्वल मान ली, तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया। इतना समझ में आ गया। अब एक मॉलिक्यूल गया इस वॉल से जाके टकराया और टकरा के वापस आ गया। आपने जितने भी एजम्पशन माने थे वो यही तो माने थे कि इलास्टिक कॉलिजन है, यही, और कुछ तो नहीं माना था। इलास्टिक कॉलिजन है मतलब ये वी एक्स से आया होगा तो किससे वापस गया होगा, वी एक्स से ही गया होगा। तो अगर मैं इसका चेंज इन मोमेंटम निकालने की बात करूँ तो आप बोलोगे m इंटू डेल्टा वी एक्स, मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो चेंज तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा पी होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू ट्वाइस ऑफ वी एक्स, या थोड़ा अच्छे से लिखना चाहता है ऐसा लिख लो, माइनस वी एक्स माइनस ऑफ वी एक्स, फाइनल माइनस इनिशियल, और इसका मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा 2mvx। मोमेंटम समझ में आ गया। अब मोमेंटम अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो यहाँ से तुमने जो फोर्स पढ़ रखा था जो इसकी दीवार पे लगेगा, वो फोर्स तुमने पढ़ रखा था, एवरेज फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे तुम्हें क्या पता चल गया इस फोर्स को निकालने के लिए, डेल्टा पी पता चल गया, वी एक्स का एक रिलेशन पता चल गया, वी एक्स को वी बाई रूट 3 भी लिख सकते हैं। अब तुम्हें क्या निकालना है, टाइम। तो अब टाइम निकालने की कैलकुलेशन करते हैं। तो टाइम कैसे निकाला जाए, तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि इसने मीन फ्री पाथ कुछ चला है। मीन फ्री पाथ कितना चला है, लेमडा एक्स, या लेमडा मान लेते हैं, लेमडा एम माना था मीन फ्री पाथ, और कितनी स्पीड से ट्रेवल किया है, वी एक्स। तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट जो है डेल्टा टी, उस डेल्टा टी को निकालने के लिए मैं इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूँगा कि वो मीन फ्री पाथ को कवर करने में जो भी टाइम लेगा वहाँ से मैं उसकी जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कैलकुलेट कर लूँगा। ओके, तो अभी तक आप इतना छापो, इससे आगे का फिर अगले पेज पे बताता हूँ। चलो, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अरे दीदी हाँ आ गया ना समझ में। तो अपन को ये समझ में आया कि अगर मान लो इसकी जो लेंथ है इसको अगर मैं L मान लूँ,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक मॉलिक्यूल जाएगा, फिर लौट के आएगा, तो उसको कुछ टाइम लगेगा। तो अगर कोई टाइम पूछता है तो मैं टाइम डेल्टा टी तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये एल गया, एल आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2l, और स्पीड कितनी है vx। कितना चमक गया। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ जो कि अगले पेज पे है। तो हमने फोर्स लिखा था चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, तो ये आया था 2mvx, और ये डिस्टेंस कितनी आ गई थी 2l/vx, यही बची ना। तो 2 से 2 तो मर गया। और तुमको ये भी तुमने निकाल रखा है कि सिंस v इज इक्वल टू √3 टाइम vx, vx की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी v अपॉन √3। तो vx कितना हो गया, vx स्क्वायर हो जाएगा m vx स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। तो फोर्स हो जाएगा यहाँ से m/l v स्क्वायर बाई 3। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। तुमको फोर्स थोड़ी निकालना था, तुमको क्या निकालना था, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3l इंटू ए। एल इंटू ए होता है वॉल्यूम, आया ना, लेंथ इंटू एरिया। तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू एल ए, तो उसको मैं डाल दूंगा यहाँ पर। तो P इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3v। अब ध्यान रखना ऊपर जो है वो उसकी स्पीड है, और नीचे वाला जो v है वो क्या है, वॉल्यूम। तो काट मत देना, नीचे वाला v थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं PV या तुम यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हो, PV 3PV अपॉन m, आया ना। ये छुटका v बोल दो, ऐसा बड़का v अच्छा नहीं लग रहा होगा, छुटका v का इसको, छुटका v हो जाएगा तुम्हारे पास। जैसे तुमने VRMS बोल रहे हो ना, तो VRMS यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास मास, ये मास अपॉन वॉल्यूम, इसको थोड़ा और ऐसे लिखा जा सकता है PV, इसको m अपॉन v लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं अपन, डेंसिटी, आया ना। तो यहाँ से जो तुम्हारे पास v स्क्वायर आया वो आ गया √3p/ρ। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, √3p/ρ। यही तो आपने ड्राइव किया था, मतलब यही तो आपने याद किया था। अब इसके आपने ढेर सारे फॉर्मेट देखे थे √3p/ρ के, वो सारे कहाँ से आए होंगे, वो आए होंगे PV इज इक्वल टू nRT के कॉम्बिनेशन से। तो वो भी अपन समझ लेते हैं। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था PV इज इक्वल टू nRT, इसको बोलते थे अपन आइडियल गैस इक्वेशन, याद आ गई। इस आइडियल गैस इक्वेशन में अगर हम मैं सारे एक साथ ही बता देता हूँ। अगर आपको पता है कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल M अपॉन V, तो वॉल्यूम कैन बी रिटन एज m/ρ, ठीक है। तो हो जाएगा P इंटू m/ρ इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से P/ρ इज इक्वल टू हो गया nRT/m। अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था √3p/ρ, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला √3p/ρ के बाजू में क्या आया था, √3RT/m, ठीक है। अब ये जो m है यहाँ पर, ये m अपॉन n की वैल्यू को अपन ने स्मॉल n नाम दे दिया, तो बन गया 3RT/स्मॉल। ये सॉरी मॉलिक्यूलर वेट हो गया, mw हो गया मॉलिक्यूलर वेट, m अपॉन n। ये आपको पता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऐसे लिखा सकते हैं ना। मोल्स क्या होते हैं, m अपॉन mw। तो mw क्या हो जाएगा, m अपॉन n। तो यहाँ से मैंने m अपॉन n को mw नाम दे दिया। आपने जो याद किया है वो यही तो याद किया है, √3p/ρ इज इक्वल टू √3RT/mw। तो √p/ρ की वैल्यू किसके बराबर हो गई, p/ρ की वैल्यू किसके बराबर हो गई, RT/mw। ओके, ऐसे ही आप लोगों ने इसका एक और फॉर्मेट देखा होगा। ये केमिस्ट्री क्या है, सब कुछ जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स का थोड़ी है कुछ भी। आप लोगों ने इसमें इसका एक फॉर्मूला ये भी देखा हो, PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स K इंटू T। स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, नहीं पढ़ा क्या।
कोई बात नहीं, तो मैं पूरा ही पढ़ा देता हूँ। आओ बेटा केमिस्ट्री पढ़ें। तो P इज कॉल्ड प्रेशर, V is called volume, N is number of moles, N is number of molecules, K is Boltzmann constant, and R is gas constant. आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे तक। T is temperature, टेम्परेचर केल्विन में रखना है, ये बताने की जरूरत नहीं। MW is molecular weight, हो गया सब, और कुछ तो नहीं बचा। अब वो जो आपका PV इज इक्वल टू NRT से ये कैसे आया है वो समझा देते हैं। जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर भी लिखा जा सकता है। एवोगैड्रो नंबर को NA या N0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, एवोगाड्रो नंबर। कितना होता है इसकी वैल्यू? ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारे पास NA या N0, जो भी आप लिखना चाहें। तो नंबर ऑफ मोल्स कभी निकालने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो इस फॉर्मूले में PV इज इक्वल टू NRT में मैं दोनों तरफ इसमें N से मल्टीप्लाई, या ऐसा समझ लीजिए कि N को रिप्लेस करना है तो मैंने इसको N अपॉन NA लिख दिया RT, और R अपॉन NA को मैं K लिख देता हूँ, जो कि होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट NK। ठीक है, तो जो K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसको आप चाहें तो R अपॉन NA या एवोगैड्रो नंबर N0 लिख सकते। R गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? चलो ये तो याद है। तो मेरे हिसाब से सारे फॉर्मूले तो आपको थोड़े थोड़े अब हिट करना शुरू हो गए होंगे। एक तो PV इज इक्वल टू NRT तो आपको पता ही था बचपन से। एक नया और पता चल गया, PV इज इक्वल टू NKT, वेयर N इज नंबर ऑफ molecules, K is Boltzmann constant and T is temperature, P is pressure and V is volume। याद रह जाएगा? छाप तो और क्या, ये छाप लिया था। हाँ तो छाप। एक चीज और लिख लो, NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, NTP। हाँ सब पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, मुझे पता है, मुझे वापस से इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें याद नहीं है कुछ भी। NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसमें टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। NTP पे, ए दीदी चुपचाप हो गए लिख, ये होता है टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273.15 डिग्री सेल्सियस, 5 केल्विन। प्रेशर होता है कितना? 1 atm, दैट इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। यही है ना? चलो अगला लिखो STP। अरे यहीं लिखा देते हैं STP, और क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर। उसमें बस टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या फिर 273.16 केल्विन हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा। बाकी हाँ बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है,
हाँ नहीं तो 22.4। एक्चुअली 22.7 वाली जो तुम बोल रही हो ना, वो नए IUPAC के हिसाब से है, अपन वो पढ़ते नहीं है। जो नए स्टैंडर्ड IUPAC है ना, उसके हिसाब से 22.7 लेते हैं अब, लेकिन अपने लिए वो 22.4 ही रहेगी। चलो आगे लिखो। बाकी तुम्हें ये तो पता है 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, लिख ही लो, अब तो सब लिख रहे हो तो। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके बताओ कितना हो जाएगा। रेस्ट फॉर 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 - 3 कितना बचेगा, +3। तो इसको तुम 10⁻+3 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। पानी की डेंसिटी कितनी होती है क्या? इट इज़ 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आइस की कितनी होती है? 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर 0.9 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब। हाँ तो हम थोड़ी कह रहे गलत है कुछ, हमारी क्या औकात हम बोल रहे तुम्हें गलत है। चलो बाकी के तुम्हारे सारे नियम लिखा दें। हाँ जी, थोड़ा सा क्या, आप दीवार में घुस जाएं? अरे बहन, लिखिए। आइडियल गैस, आइडियल गैस लिखिए इस हेडिंग के अंदर। अ गैस विच फॉलोज ऑल गैस लॉज, अ गैस विच फॉलोज ऑल गैस लॉज एंड गैस इक्वेशन, a gas which follows all gas laws and gas equation at every possible temperature and pressure, at every possible temperature and pressure is known as ideal or perfect gas. Ideal or perfect gas. Next point, volume of ideal gas is 0. That means volume of container is equal to volume of gas, है ना? जीरो मतलब अप्रॉक्सीमेट जीरो है ना, नेग्लिजिबल मतलब अप्रॉक्सीमेट जीरो, एग्जैक्ट जीरो तो कुछ होते ही नहीं। अप्रॉक्सीमेट जीरो, ठीक है। उठ जा, पानी मारे मुंह पे। नेक्स्ट, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स कैन ओनली डू ट्रांसलेशनल मोशन। Ideal gas molecules can only do translational motion.
So their kinetic energy is only translational kinetic energy. Ideal gas cannot be liquefied. Ideal gas cannot be liquefied. Yeah. Translational kinetic energy. Ideal gas cannot be liquefied because intermolecular forces is zero. Because intermolecular forces is zero. तुम समझे हम क्या बोल रहे हैं? एक गैस है, मतलब आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस में आपस में तो कोई फोर्स लगाने नहीं है मॉलिक्यूल एक दूसरे पे। अट्रैक्शन हम आइडियल गैस का पहले जीरो मानते हैं, सारे एजम्पशन हम पहले ले रखे हैं। जब आपस में कोई फोर्स ही नहीं है तो लिक्विफाई करने का मतलब क्या है कि तुमने उसके मॉलिक्यूल्स को और पास में कर दिया। गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर, लिक्विड में पास पास, सॉलिड में और पास पास। तो पास पास आके क्यों आएंगे? पास पास इसलिए आएंगे ना ताकि उनके अंदर जो फोर्स लग रहा है वो उनको अट्रैक्ट करा रहा है। लेकिन हम तो वो फोर्स ही जीरो मान रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो कभी भी आप उसे लिक्विफाई कर ही नहीं सकते। इन मॉलिक्यूल्स में आपस में आप फोर्स बढ़ा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो है, इसलिए कभी भी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। कौन सी गैस? आइडियल। बाकी तो हो ही जाती हैं, बाकी तो आपने देखा ही है। तो अपने यहाँ आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन आती है, प्रोपेन आती है ना अपने घर पे, एलपीजी। नेक्स्ट, potential energy of ideal gas molecule is zero. Potential energy of ideal gas molecule is zero. It means internal energy is purely kinetic energy. It means internal energy is purely kinetic energy. ठीक है, चलो। ऑल रियल गैस स्ट्रामा करके लिखना। ऑल रियल गैस behaves as an ideal gas. All real gas behaves as an ideal gas. ये पूछता है at high temperature and low pressure and low density, तीनों होना चाहिए। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी। ऑब्वियसली डेंसिटी लो है तो प्रेशर तो लो ही जाएगा। मैंने वो सब तो तुम्हें बता ही दिया, सारे ये वाली कहानी। T बाई रो इज इक्वल टू आर टी बाई एम डब्ल्यू इज इक्वल टू के टी बाई एम, है ना। इसी का इस्तेमाल करके तो अपन ने सारे फॉर्मूले एक से के बाद एक लिख दिए थे। तो अब अपन को सारे लॉस पढ़ लेने चाहिए, जो भी चार्ल्स और वो बॉयल्स सारे जितने भी नियम हैं। पहला नियम लिखेंगे। हाँ, कहाँ? अच्छा, जाइए 1 से 2 होके आइए, लड्डू वड्डू लेके आना, है ना। हाँ, मेहंदी वेहंदी लगा के आना। नहीं, अच्छा चलो, हेडिंग लिखी जाए गैस लॉज। सबसे पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ का मतलब क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर किसी भी लॉ मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब PV इज इक्वल टू nRT में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बोलूँ कि ज़रा ग्राफ बना लो, तो ग्राफ आप क्या बोलोगे कि अगर देखो सर PV ग्राफ बनाएंगे तो हाइपरबोला बन गया,
आया ना। अगर मान लो ये टेम्परेचर T1 पर बना है, T2 पर बना, तो ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो वाला ऊपर होगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो नीचे होगा। ठीक है। अब अगर PV सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉयल्स लॉ में, अगर मान लो मैं बोलूँ PT बनाओ, तो तुम बोलोगे लो सर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, PT बन गया। मैं कह रहा हूँ अच्छा एक काम करो VT बना लो, तो अगर उसमें भी सर लो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, क्या फ़र्क है? सिंपल है तो। ओके, तो इम्पॉर्टेंट ग्राफ इसमें ये है। नेक्स्ट आप लोग फटाफट, बहुत सिंपल सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है कुछ भी, एकदम लल्लू वाली बातें हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना, अब तो केमिस्ट्री याद आ रही होगी ना। अगर लिखो चार्ल्स लो, चार्ल्स लो, चार्ल्स लो पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। चार्ल्स लॉ में अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब PV इज इक्वल टू NRT के अकॉर्डिंग V इज प्रोपोर्शनल टू T। हाँ या ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे मैं बोलूँ VT ग्राफ बनाओ, तो जब दो वेरिएबल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। यहाँ से इस तरीके से बनेगा। मैंने यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन बनाई है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर कभी भी 0 केल्विन होने वाला नहीं, क्योंकि अचीव नहीं हो सकता, इसकी वजह से मैंने डॉटेड लाइन बना दी। ठीक है मित्र। जैसे यहाँ पर अगर कोई पूछे क्वेश्चन कैसा बनेगा, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दो स्टेट दे दी, एक पे प्रेशर P1 है, V1 वॉल्यूम V1 है, तो उसी सिस्टम की अगर वॉल्यूम V2 पर प्रेशर कितना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन कैसा बनेगा, V1 बाई V2 इज इक्वल टू P1 बाई, है कि नहीं। अगला गेल-लुसाक लॉ, गेल-लुसाक सब याद आ रहा होगा धीरे धीरे। फर्स्ट चैप्टर में था केमिस्ट्री के। चलिए, वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो उस केस में प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। अगर यहाँ पर कोई बोले भैया PT ग्राफ बना दो, तो भी आप बना दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी और भी कोई ग्राफ पूछे तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट में, अगर जहाँ वॉल्यूम आएगा वो वाली एक्सिस पे कांस्टेंट रहेगा हमेशा, है ना। नेक्स्ट, एकदम आसान आसान है, फटाफट। अवोगाड्रो लॉ, AVOGADRO, अवोगाड्रो लॉ। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है एज इट इज, एट सेम टेम्परेचर प्रेशर equal volume of all gases, equal volume of all gases contain equal number of molecules। इसका मतलब ये है कि इफ़ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अगर सेम है तो इसका मतलब ये है कि भैया N1 इज इक्वल टू N2। ये तो मतलब हुआ ना, अगर दो गैसेस के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब उनका N1 इज इक्वल टू N2 होगा। नेक्स्ट, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर मिक्सचर लॉ, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर मिक्सचर लॉ, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर मिक्सचर लॉ। डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर मिक्सचर लॉ, लिखो लिखो बेटा, सब इजी इजी चीज़ें। द प्रेशर exerted by mixture, the pressure exerted by mixture
of non-reactive gases, the pressure exerted by mixture of non-reactive gases is equal to sum of partial pressure is equal to sum of partial pressure of each component gases present in the mixture. अभी तो चल रहा है। अच्छा अच्छा, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, हाँ जी। क्या लिख रहे थे अपन? ईच कंपोनेंट गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि पहली बात, अगर कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने ऐसी गैसेस भर दी जो नॉन रिएक्टिव हैं। मान लो तुमने S2 और O2 अगर भर दी तो वो रिएक्ट कर जाएगी, वो नई गैस बन जाएगी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन भर दी तो नई गैस बन जाएगी। ऐसी नहीं चाहिए। ऐसी गैस जो नॉन रिएक्टिव हैं, जैसे इनर्ट गैसेज हो गई, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये भर दो। तो नॉन रिएक्टिव गैसेस की वजह से पूछ रहा है कि एक गैस अगर मान लो P1 प्रेशर लगाती है, दूसरी गैस P2 प्रेशर लगाती है, तो इस कंटेनर के अंदर नॉन रिएक्टिव गैसेज है तो नेट प्रेशर कितना होगा। तो सिंपली कह रहा है कि इनको ऐड कर दो, इनके पार्शियल प्रेशर को, ख़त्म। ठीक है, ये इतना सा बात कह रहा है बस। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, बट कंडीशन ध्यान रखना क्या है, नॉन रिएक्टिव। तो उसे अंडरलाइन कर लेना, नॉन रिएक्टिव। क्या बेटा यान, इतना नहीं सोया जाता है? ठीक है मित्र। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन मैंने लिखाई थी क्या? तो एक हेडिंग लिख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डेफिनेशन में लिखाई देते हैं। बाकी तो मैंने पीछे पूरा लिखाई रखा है, मोनो डाई ट्राई सबके लिए। तो मैंने हीट कैपेसिटी भी बता रखी है सबकी। ठीक है, तो मेयर्स फॉर्मूला वगैरह सब कुछ पढ़ाई रखा है उधर। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज in which a molecule or atom can exhibit motion or have energy is called degree of freedom. नीचे टाइप्स लिख लेंगे, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख ली जाए, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विप। एक मिनट, उससे पहले रुको, तुमको ये पढ़ा दें। एनसीईआरटी में आपके ग्राफ दिया गया है, पता नहीं क्यों दिया है, मैं लिखा बना ही देता हूँ। वो ग्राफ है PV अपॉन NT का है, RT का, देखना जरा ग्राफ। आई थिंक PV अपॉन NT का ही है। तो है, हाँ, PV अपॉन न्यूटी या NT का है, और उसके साथ प्रेशर का ग्राफ इन्होंने बना रखा है। ठीक है, अब इसको गौर से देखो तो अरे क्या लिखा हुआ है, ये R ही तो लिखा है ना। तो ये R वर्सेस P का ग्राफ इन्होंने बना रखा है। ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये तो आइडियल गैस के लिए ही है, क्योंकि R कांस्टेंट तो आइडियल गैस के लिए ही होता है। लेकिन अगर गैस आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, रियल गैस है, तो रियल गैस के केस में ग्राफ इस तरीके से वेरी करता है, R की वैल्यू। ठीक, तो जैसे यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो ऊपर वाला टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहेगा, नीचे वाला टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा। ये बस ये ग्राफ है, यही बताने के लिए। कभी कोई क्वेश्चन आ जाए इसमें T1 T2 को भी बनाने को आ जाए तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है,
रियल गैस अप्रोचेज आइडियल गैस बिहेविंग एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। केवल मैंने इसकी बनाई दी है आप लोगों के लिए, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पता नहीं क्या बहुत ही घटिया टाइप के न्यूमेरिकल्स इन्होंने एग्जांपल्स में दिए हैं, एकदम डेटा बेस्ड न्यूमेरिकल समझते हैं। इनका जो खुद ही डेटा कभी निकला होगा वो डेटा की आधार पर ही इन्होंने दे रखे हैं। खैर अपने को क्या, क्लियर। आगे लिखेंगे हेडिंग मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हाँ जी, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लिखिए, देखो मैं पहले समझा देता हूँ मैक्सवेल ने क्या कहा। मैक्सवेल ने कहा कि कुछ आ गया नहीं, मैक्सवेल ने ये कहा कि यार देखो दुनिया में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी एक आइडियल गैस के पास है, उस टोटल आइडियल गैस के पास अगर एनर्जी सपोज करो 100 है और अगर उसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इक्वल पोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। मतलब 5 है तो हर एक के पास 20-20-20 होगी, बस इतना बोला। तो अगर जैसे किसी के पास अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी है वो है हाफ के टी। कितनी है? हाफ के टी। हाफ के टी समझ नहीं समझते? हाफ के टी, के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर। अब अगर हाफ के टी है तो अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? एफ बाई 2 के टी। अगर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो कितनी हो जाएगी? एन एफ बाई 2 के टी। ठीक है ना? तो मैंने एक मॉलिक्यूल के लिए कितना है? के टी बाई 2, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास। एफ के पास एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, एन मॉलिक्यूल है तो एन से मल्टीप्लाई। इतनी सी बात बस समझ। ओके, नींद में जा रही है तुझे? बहुत बहुत अलग है। हाँ हाँ, बहुत बोरिंग है, बिल्कुल सही बात है। देखेंगे, इसीलिए इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई लेकिन यहाँ ये घर पे जाके तुमको इसको पढ़ना पड़ेगा अभी जाके, अगर पढ़ोगे नहीं ना सब उड़ जाएगा ये। तो यहाँ से जाके सबसे पहला काम यही करना, सूप पीना गरम गरम, और ये रिवाइज करना पूरा जो भी पढ़ा। हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहा है क्या? मैं सूप बनाऊँ? हाँ तो सूप बनाने में क्या है, बना देंगे, उसमें क्या है, ईजी होता है। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल is equally distributed among its all degree of freedom, is equally distributed among all its degree of freedom, and energy associated with each degree of freedom, and energy associated with each degree of freedom at absolute temperature T, at absolute temperature T is half kT, is half kT, is half kT। ठीक है जी। तो मैं सारी बातें आपको वापस से लिखा देता हूँ कि हम पहले एक एक के लिए बात कर लेते हैं। तो फॉर वन मॉलिक्यूल ही लिख लेते हैं।
अगर मैं बोल रहा हूँ इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, तो इसके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो अपन बोलेंगे एफ इंटू हाफ के टी। एक के पास कितना है, हाफ के टी, तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितना हो गया, एफ इंटू हाफ के टी। अगर मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं यार मुझे अब एफ वन नहीं, मुझे ना टोटल चाहिए फॉर एन मॉलिक्यूल, तो यही टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन एफ बाई टू के टी। तो मेरा पूरे का पूरा ध्यान इस चीज़ पर है कि मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे एक मॉलिक्यूल के लिए बात करी गई है या फिर मेरे पास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। यही पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं आइडियल गैस के पास, उसके पास सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं कभी टेम्परेचर को रेज करूँगा तो उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ गए बात को? तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, एफ बाई टू एन के टी या एन एफ बाई टू के टी। आप लो, हो गया, इतना ही है। ऐसे देख रहे हो, और कुछ नहीं है इसके अलावा। क्या इस बात से ये फर्क पड़ रहा है कि गैस कौन सी है? सिर्फ गैस का मतलब उसका ये जो नेचर है वो मैटर कर रहा है कि वो डाई है या मोनो है। अगर मान लो डाई नाइट्रोजन है, डाई हाइड्रोजन है, दोनों डाइटोमिक हैं, तो दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सेम है। तो सेम टेम्परेचर पर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए उनकी काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहने वाली है। इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है, बस मुझे यही देखना है कि क्या उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है या नहीं है। समझे इस चीज़ को? मतलब ये आइडियल गैस कॉन्सेप्ट एक बहुत ही ज़्यादा आइडियल चीज़ है। इससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आपके पास गैस का नेचर क्या है, गैस मोनो है, डाई है या ट्राई है, वो मैटर कर रहा है, लेकिन वो गैस का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। खैर आइए, कहाँ आइए, हाँ आके तो यहाँ तक आ गए, पूरे चैप्टर को तो निपटा ही दिया मेरे हिसाब से। अब तो कुछ बचा नहीं इस चैप्टर में पढ़ाने को, अब तो क्वेश्चन ही बचे हैं। तो आओ। हाँ ना ना, आज अगर नहीं कराएंगे ना तो तुम सब भूल जाओगे, समस्या यही है इस चैप्टर की। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ये तो घटिया लग रहे हैं मुझे क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहले अपने मन के करा देता हूँ, उसके बाद ये कराएंगे। मतलब ये जो क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे ना, इससे तुम कुछ नहीं सीखोगे। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो सब बेफालतू के क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं कराता हूँ, वो करो। देखिए, अ सैंपल ऑफ O2, अ सैंपल ऑफ O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, अ सैंपल ऑफ O2 गैस is at pressure of 1 atm. A sample of O2 gas is at pressure of 1 atm when the volume is 100 ml. When the volume is 100 ml and its temperature is 27 degrees Celsius. And its temperature is 27 degrees Celsius. What will be the temperature? What will be the temperature of gas? What will be the temperature of gas if the pressure becomes 2 atm? If the pressure becomes 2 atm and volume remains 100 ml. And volume remains 100 ml. करो। इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके आपका जेईई नीट में कुछ भला नहीं होगा, है ना। अगर इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको जो मॉड्यूल दिया है उससे प्रैक्टिस करना। कितने पे?
क्यों? गाँव जाना है? कहाँ जाना है उसकी? सुनाई कम देता है। कल किसका पेपर है? ये देखो कि इजी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। क्या आंसर आ रहा है इसका? बिल्कुल गलत है। 746 क्या डिग्री सेल्सियस में बताओ? सबसे पहले देखो तो इसने टेम्परेचर कितना दिया है, T1 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 प्लस 27 मतलब 300 केल्विन। ये तो सबका सही है। उसने प्रेशर पहले कितना दिया है, P1 180 m, बाद में कितना हो गया 280 m, और वॉल्यूम तो तुम्हारा कांस्टेंट है, ऐसा उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया है। तो मैं बोलूँगा PV इज इक्वल टू nRT के हिसाब से P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। मोल्स तो कांस्टेंट ही है। तो यहाँ से P1 इज़ 1/2, P2 इज़ 2, टेम्परेचर इज़ 300। तो ये T2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 600 केल्विन। 600 केल्विन का मतलब है कि 600 माइनस 273, मतलब ये हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। ये आ रहा है ना? देख लो, ऐसे इजी क्वेश्चन भी तो होने चाहिए ना यार। वैल्यू क्वेश्चन है सर। अगला, अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वॉल्यूम, फटाफट करना है क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ 500 cc, 500 cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब है ना। अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ 500 cc at a pressure of 280 m, at a pressure of 280 m is compressed to a volume of 400 cc. What pressure is needed? What pressure is needed to do this? What pressure is needed to do this if temperature remains constant? हम्म 2.5 ATM सही है। क्या कांस्टेंट रखा है इसने? टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब T1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। पहले प्रेशर कितना था? 500। वॉल्यूम कितना था? प्रेशर कितना है? 280 m और वॉल्यूम है 500 cc। बाद में प्रेशर कितना है पता करना है, और V2 कितना है 400। तो यहाँ से अपने पास P2 आ जाएगा 2.5 ATM। तो ये सबका ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आप लोगों को अभी काइनेटिक एनर्जी लिखाई दी है, हाँ है ना। NF/2 kT लिखा दी ना काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल के लिए लिखा दी।
अगर मान लो तुम्हें गैस के लिए लिखनी है, मोल के लिए लिखनी है, तो क्या लिखोगे? अरे मॉलिक्यूल के लिए लिखी है ना तुमने अभी। अगर मोल के लिए लिखनी है तो क्या लिखोगे? हाँ गया था। अगर फॉर मॉलिक्यूल अगर तुमने लिखी है काइनेटिक एनर्जी, तो तुमने क्या लिखी है? NF/2 kT, यही लिखी है ना। अगर मान लो यहाँ पर मॉलिक्यूल की जगह मोल हो जाए, ये तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, अगर स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स के लिए अगर मैं बोल दूँ, तो यही काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? NF/2RT। देखो कॉम्बिनेशन समझ लो, कॉम्बिनेशन हमेशा फॉर्मूले में यही रहना है। कॉम्बिनेशन ये है, कोई भी फॉर्मूला हो, जहाँ पर K आएगा वहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, जहाँ पर R आएगा वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। इन दोनों को हमेशा रिप्लेस करके ये दोनों लिखे जा सकते हैं हर फॉर्मूले में, ठीक है। PV इज इक्वल टू NRT इज इक्विवेलेंट टू PV इज इक्वल टू कैपिटल N KT। तो ये हमेशा एक्सचेंज किया जा सकता है, तो कैलकुलेशन के लिहाज से ध्यान रखना। समझ गए बात को? अच्छा जी, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। अगर मान लो मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट पर मोल पूछ लूँ, तो उस केस में n नीचे आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी? F/2RT, ठीक है ना। चलो खैर, ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान की बात थी। एट व्हाट टेम्परेचर RMS velocity of hydrogen, at what temperature RMS velocity of hydrogen becomes double of its value at STP. At STP, pressure remains constant. STP पे टेम्परेचर कितना होता है केल्विन में बताओ? 273.15। हाँ जाओ जाओ, जाने वाले कौन रोक पाया है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर अपने को 273 लेके भी काम चला लो यहाँ पे तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाना। हाँ चला लो ना, ये कह रहा हूँ, इसे 273 लेके काम चला लो, 273.15 और 16 रहने की बजाय। कितना आंसर आया? अरे तुम लोग फॉर्मूला देख रहे हो क्या इतनी देर में? अभी तक तो याद हो गया ना, हो जाना चाहिए ना। RMS का फॉर्मूला है, RMS के फॉर्मूले में 3 आएगा, एवरेज के फॉर्मूले में कितना आएगा? 8/पाई, मोस्ट प्रोबेबल के में कितना आएगा? 2। सही है ना, बाकी तो सेम ही है, बाकी पीछे रट्टा मार लो। ये आज जाके रट लेना बेटा, वरना ये उड़ जाएगा सब जो भी पढ़ा है। VRMS का फॉर्मूला क्या था? √3RT/mW, यही था ना। तो VRMS प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अंडर रूट, तो चाहो तो इसका स्क्वायर ले लो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ V² प्रोपोर्शनल टू T। तो ये बन जाएगा मेरे पास V1² अपॉन V2² इज इक्वल टू T1/T2। तो वो क्या बोल रहा है? स्पीड को डबल करना चाह रहा है, यही है ना। तो अगर पहले स्पीड V थी तो अब कितना चाह रहा है? 2V हो जाए। पहले टेम्परेचर 273 था तो अब कितना हो जाए? T2। तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई? 273 इंटू 4 कितना होता है? 4 तिया 12, 28 और एक 29, 1092 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो इसमें से कितना घटा देंगे? 270। ये सब थोड़े जे नीट लेवल के क्वेश्चन है, इजी टाइप के, उसमें भी इजी कैटेगरी के। बाकी एनसीईआरटी में तो खत्म क्वेश्चन है इसके, मतलब उनको करके कुछ भला नहीं होगा।
ये क्वेश्चन करता हूँ। टाइम हो गया क्या? 5 मिनट तो है ना अभी, चलो। फॉर अ गैस, भाई क्वेश्चन करने में आज हाथ पैर मत हिलाओ भाई, क्वेश्चन करो दबा के। फॉर अ गैस R upon Cp is equal to 0.4. For this gas calculate atomicity and degree of freedom. Atomicity and degree of freedom second part, value of Cv and gamma, value of Cv and gamma third part, mean gram molecular kinetic energy, mean gram molecular kinetic energy, mean gram molecular kinetic energy at 300 Kelvin temperature, at 300 Kelvin temperature. करो अप्रोच। आज कोई छूट नहीं है बेटा, हाथ पर चलाने पड़ेगी। क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे? मेयर फॉर्मूला बताओ। Cp माइनस Cv कितना होता है? R। Cv की वैल्यू बताओ कितनी होती है, जल्दी बोलो। Cv की वैल्यू कितनी होती है इन द टर्म ऑफ F? F/2R। हाँ, मुंह चलाओ आज। फॉर्मूले नहीं लिखे हैं तो लिखो। पहली क्लास में बोल दिया था कि भैया रट्टा मार के फॉर्मूले आओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये बन गया ना, ये मैंने सॉरी उल्टा लिख दिया, Cp। ये बन गया ना Cp का फॉर्मूला, है कि नहीं? ऊपर चिपका देते हैं। तो इस इक्वेशन में मैंने R इज इक्वल टू 0.4 Cp लिखा हुआ है, तो हो जाएगा R इज इक्वल टू 0.4 Cp की जगह डाल दिया मैंने F/2 + 1 × R। तो R से R तो कट गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इज इक्वल टू 0.2F + 0.4, तो हो जाएगा 0.6 इज इक्वल टू 0.2F। तो F की वैल्यू कितनी आ गई? 3 का मतलब कौन सी गैस है? गधे हो क्या? मोनोटॉमिक है ना। डाई के लिए कितने चाहिए थे? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर 3 है तो कौन सी गैस है? मोनोटॉमिक। तो ऐसे अपन ने इस इक्वेशन से पता कर लिया कि गैस का नेचर क्या है, पता चल गया कौन सी गैस है, मोनोटॉमिक। दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ Cv एंड गामा। ये तो अब तो सिंपल है, Cv की वैल्यू कितनी है? F/2R, दैट इज 3/2R। और गामा कितना होता है? गामा का फॉर्मूला 1 + 2/F। फॉर्मूले नहीं याद है क्या तुमको अभी तक? करो तो 5/3। आगे Cv और गामा। अगला लास्ट पार्ट में क्या पूछा है? मीन ग्राम मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एट 300 केल्विन टेम्परेचर। तो मीन पूछा है ना उसने, काइनेटिक एनर्जी का मीन पूछा है, तो मीन में बस इतना ही आएगा, F/2RT, दैट्स इट। मीन पूछा है ना उसने। तो मॉलिक्यूलर पूछा है, ग्राम मॉलिक्यूलर, हाँ, तो 3/F/2RT। तो F की वैल्यू कितनी है? 3/2R। ये कितना है? 300। तो आंसर कितना हो जाएगा? ये 450R। समझ गया बात को? अगर टोटल पूछा होता, मीन नहीं पूछा होता, तो क्या लिखा होता? NF/2RT, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स। मीन पूछा है तो N से मैंने डिवाइड कर दिया। समझ गई बात? हो गया, क्लास खत्म। अब ऐसे अकेले अकेले जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
तुम लोग ऐसे मत जाओ। अरे मैं बहुत चाहता हूँ तुम लोगों को, मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ ही नहीं सकता, इसीलिए एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना तुम लोग मेरी याद में, और 9 एग्जाम्पल कर लेना। बस 19 क्वेश्चन करने हैं, अगली क्लास में मैं देखूंगा। आज मंडे है ना, थर्सडे को है ना अगली क्लास, अभी तो बहुत टाइम है। 19 क्वेश्चन है, डेली 5 क्वेश्चन करने का बोला था, कितने लोग कर रहे हैं अभी? ठीक है, तो डेली 5 क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो ये भी उसी में इंक्लूड कर लेना। ओके ठीक है कट्टर साहब, 5 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।